नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा की अंग्रेजी का पेपर लीक होने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बलिया से पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। बलिया में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महाराजी देवी इंटर कॉलेज के मैनेजर निर्भय नारायण सिंह को गिरफ्तार किया है, जो पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। निर्भय नारायण सिंह के साथ ही पुलिस ने राजीव प्रजापति नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो साइबर कैफे चलाता है। निर्भय नारायण सिंह ने पेपर निकालकर प्रिंट आउट कराया था। यही नहीं, अंग्रेजी विषय के 2 शिक्षकों से हल कराया गया था पेपर। आरोप है कि निर्भय नारायण सिंह ने 25 से 30 हजार रुपए में छात्रों को सॉल्व कॉपी बेची थी। सॉल्व पेपर भेजने और पैसे वसूलने की पुलिस ने पुष्टि कर ली है। बैंक अकाउंट और पेटीएम ट्रांजैक्शन से पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। अब तक 4 प्रबंधक, 3 प्रधानाचार्य, 10 शिक्षक, 5 प्राइवेट कोचिंग शिक्षक और 3 क्लर्क शामिल हैं। दोनों गिरफ्तारियों के बाद अब तक पेपर लीक कांड में कुल 46 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर लीक कांड में अब तक हुई कार्रवाई पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की एबीपी गंगा संवाददाता ने। पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड निर्भय नारायण सिंह को भी बलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और क्या क्या अब तक कार्रवाई हुई है, इस बारे में बात करने के लिए एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत सर, कितने लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं? 30 तारीख को जो अंग्रेजी का पर्चा लीक हुआ था, उसमें अब तक 46 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आज उसका मास्टरमाइंड अपने साथियों के साथ भी पकड़ा गया है, जिसका नाम निर्भय नारायण सिंह है और वो महाराजी इंटर कॉलेज का प्रबंधक भी है। इसने अपने साथियों के साथ कूटरचित तरीके से सील बंद प्रश्न पत्रों को टेम्पर करके उससे प्रश्न पत्र निकाले तथा अपने साथी से उसको सॉल्व कराया तथा आर्थिक लाभ हेतु विभिन्न लोगों को उसने सप्लाई किया और पैसे लिए। तो हम लोगों ने बहुत अल्प अवधि में इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया है। इसमें हमारी एसटीएफ की टीम भी लगातार कार्य कर रही थी तथा प्रशासनिक अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी लगातार सहयोग कर रहे थे और सबके सहयोग से और सार्थक प्रयास से ही यह संभव हो पाया है। इसमें से जो मुख्य साजिशकर्ता हैं उनके विरुद्ध हम लोग रासुका की भी कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने बच्चों के कैरियर के साथ, छात्रों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करने की ज़रूरत की है। सर, ये पेपर कहाँ पर रखे हुए थे जहाँ से लीक हो गए? ये जो डिलीवरी होती है वो उनके प्रबंधक के पास ही ये डबल लॉक में रखे रहते हैं और सभी पहलुओं की जांच एवं विवेचना अब चल रही है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और प्रथम दिन ही जो वहाँ के DIOS हैं उनको विभागीय कार्रवाई भी की गई है और उनके न्यायिक हिरासत में भी गिरफ्तार करके भेजा गया। कैमरा से वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज एक बार फिर अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कहर बनकर टूट पड़ा। लेकिन आज लखनऊ में बुलडोजर ने किसी माफिया नहीं बल्कि यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर का घर जमींदोज कर दिया, जिसका नाम है जगत नारायण सिंह। जगत नारायण सिंह वही शख्स है जो गोरखपुर के एक होटल में कानपुर की व्यवसायी मनीष गुप्ता की हत्या का आरोपी है। इंस्पेक्टर जयंत सिंह ने लखनऊ के चिन्हट में सतरिक रोड पर देवराजी विहार कॉलोनी में एक 3 मंजिला इमारत बनवाई थी। बताया जा रहा है कि इस आलीशान मकान को बनवाने के लिए इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह ने LDA से नक्शा पास नहीं करवाया था, जिसके बाद आज प्रशासन की टीम दलबल के साथ चिन्हट पहुंची और इंस्पेक्टर जयंत सिंह के मकान को जमींदोज कर दिया। तो ध्वस्तीकरण इत्यादि की कार्रवाई है वो एक न्यायिक प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही की जाती है और यह सुनिश्चित कराया जाता है कि जो भी ध्वस्तीकरण हो रहा है वो एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही हो और विशेषकर उन लोगों पे जिन्होंने अवैध तरीके से या अवैध ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे, नजूल की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है और अपने रसूख के कारण लोगों को धमका चमका के इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो जो भी प्रक्रिया लखनऊ में भी की गई है, अन्य जगहों पे भी की जा रही है, वो संबंधित प्राधिकरण या लोकल बॉडी या ग्राम जिस गांव के लोग हैं उनके ग्राम प्रधान इत्यादि से भू
अभिलेखों के सत्यापन के बाद ही की जा रही है। गोरखपुर के होटल में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के चिन्हट स्थित आवास पर बुलडोजर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर आज दोपहर से एलडीए की टीम यहां पर पहुंची और लगातार बुलडोजर से मकान को ढहाने की कार्रवाई कर रही है। ये मकान बहुत पॉश इलाके में है और इस समय वर्तमान कीमत इसकी करीब 3 से 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हम आपको दिखाते हैं ये नोटिस जो एलडीए की तरफ से लगाया गया है बुलडोजर से मकान गिराने का, लखनऊ विकास प्राधिकरण, और इसमें साफ लिखा है प्रिंस जगत नारायण सिंह, यानी यही इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, इन्हीं का मकान है ये, और उसके ये कार्रवाई हो रही है। देखिए सामने बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है और ध्वस्तीकरण का जो आदेश है वो यहाँ पर अभी लागू हो गया है। एक एक कोना कोना तोड़ा जा रहा है। कॉर्नर का मकान है ये और करीब 11 साल पहले एलडीए से बिना परमिशन के ये मकान बनाया गया था और इस मकान को बनाने के लिए नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। एलडीए को जब इस बात की जानकारी मिली पिछले साल यानी 2021 में मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी गोरखपुर के होटल में, उस समय जगत नारायण सिंह रामगढ़ ताल के इंस्पेक्टर थे और उन्हें बड़े चर्चित इंस्पेक्टर रहे हैं। उन्हें उनका दूसरा नाम कहा जाता है नगद नारायण सिंह, यानी जो रामगढ़ ताल के इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह को सोशल मीडिया पर नगद नारायण सिंह भी कहा जाता है। ये उनका चर्चित नाम था क्योंकि वो बिना नगद यानी रुपया लिए बगैर कोई भी काम नहीं करते थे। ये उनका चर्चित लोगों के बीच में एक सूत्र वाक्य था कि वो इंस्पेक्टर जगत नारायण नहीं नगद नारायण सिंह है। तो जिस तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है यहाँ पर ये बताते हैं कि इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह फिलहाल अभी वो जेल में है, लेकिन कभी इस मकान में नहीं आए। ये 11 साल से मकान बना है, 11 साल पहले बनाया गया था और यहाँ पर एक हॉस्टल चला रहे थे। जो उनके करीबी हैं, संगी साथी हैं, वो यहाँ पर एक हॉस्टल का संचालन कर रहे थे। लेकिन पिछले 2 साल जो कोरोना में रहे और तमाम इंस्टीट्यूशन बंद रहे, इस वजह से हॉस्टल में छात्र नहीं थे। पुलिस टीम बैठी है, चिन्हट थाना क्षेत्र लगता है यहाँ पर, और एलडीए के जो संयुक्त सचिव साहब हैं हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कब खत्म होगी, ये क्या उम्मीद है? तो हम लोग अभी तो दिन डूबने तक का हमारा है, दिन डूबने तक हम काम कर सकते हैं, तब तक ध्वस्तीकरण चल रहा है और जो नहीं हो पाएगा फिर कल इसे देखा जाए, कल भी ध्वस्तीकरण कार्रवाई जारी रहेगी। ये एलडीए से कब से नक्शा पास नहीं कराया था इन्होंने? अभी हम लोगों को जानकारी मिली थी कि 2000 जब हम लोगों ने नोटिस जारी करी तो उसमें पता लगा कि इन्होंने बिल्डिंग जो है बिना नक्शा पास कराए बना ली है। उसके क्रम में हम लोगों ने नोटिस जारी करी थी और उस नोटिस जारी करने के बाद ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। कोई शमन शुल्क लगना था वो भी जमा नहीं? नहीं, कुछ भी जमा नहीं किया इन्होंने, ना कोई कंपाउंडिंग दाखिल करी, ना कोई नक्शा पास कराया। कैमरा सूखी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में कल मनीष गुप्ता की हत्या मामले की सुनवाई होगी। सीबीआई ने मामले में लखनऊ की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने आरोप पत्र में सभी 6 पुलिसकर्मियों को मनीष की हत्या की साजिश रचने और सबूत नष्ट करने का दोषी माना है। सीबीआई ने चार्जशीट में सभी 6 पुलिसकर्मियों को हत्या में दोषी माना था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर हुआ था, तो कल इस मामले में सुनवाई होनी है। हालांकि आपको बता दें कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में सभी 6 पुलिसकर्मियों को हत्या की साजिश रचने और सबूत मिटाने में दोषी पाया था। गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के बाद लगातार एक के बाद एक जहां माफिया और अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता जा रहा है, तो दूसरी तरफ कई जिलों में अपराधियों के सरेंडर की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। ताजा मामला अमरोहा का है, जहां एक शातिर बदमाश गले में तख्ती टांगकर थाने पहुंचा और अपराध से तौबा करने लगा। शातिर बदमाश का नाम जीशान है, जो गोकशी के मामले में वांछित था, लेकिन एनकाउंटर के डर से जीशान खुद की गले में तख्ती डालकर डिडौली थाने में आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की माफिया पर लगातार कार्रवाई जारी है। जमीनें कब्जा करने और अवैध कारोबार खड़ा करने वालों पर सरकार सख्ती से निपट रही है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं, 6 अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ, मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी और पूर्व इंस्पेक्टर जेएन सिंह के 3 मंजिला अवैध मकान को गिराया गया है। दूसरी तस्वीर लखीमपुर खीरी की, जहां जेल में बंद हनीफ की संपत्ति पर कार्रवाई हुई है। तीसरी तस्वीर है कासगंज की, जहां प्रशासन ने
अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई की। चौथी तस्वीर एटा की, जहां जिला प्रशासन ने 3 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चलाया। प्रयागराज की है 5वीं तस्वीर, जहां माफिया अतीक अहमद के गुर्गे से पीटीए ने अवैध जमीन कब्जे से मुक्त कराई। और छठी तस्वीर है मुजफ्फरनगर की, जहां प्रशासन का अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ के करीबी की अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चला है। अतुल द्विवेदी की तकरीबन 150 बीघे से ज्यादा की अवैध प्लांटिंग पर पीडीए का बुलडोजर चला। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। दरअसल पीडीए से बिना लेआउट पास कराए ये प्लांटिंग की जा रही थी। प्रयागराज कौशाम्बी बॉर्डर पर रावतपुर गांव में ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं 150 बीघे से ज्यादा की ये जमीन बताई जा रही है, जिस पर पीडीए ने बुलडोजर चलाया है और कब्जा मुक्त कराया है। खबर संभल से पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था। गिरफ्तार बदमाश की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। थाना असमोली क्षेत्र का मामला है। और अगली अहम खबर फिरोजाबाद से। एसएसपी आशीष तिवारी की भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई सामने आई है। 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। थाना रसूलपुर पर तैनात आरक्षी हरवीर सिंह, आरक्षी नकुल कुमार एवं आरक्षी लोकेश कुमार पर कार्रवाई हुई है। एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेकर मारपीट करने और रुपए लेन देन के आरोप में निलंबित किया गया है। एसएसपी की कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। तो फिरोजाबाद में एसएसपी ने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। एसएसपी ने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच कराने जा रही है। अमरोहा, कुशीनगर और गोंडा में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। योजना के संचालन के बाद से मदरसों के शैक्षिक स्तर में कितना सुधार आया, इसके लिए शैक्षिक गुणवत्ता का मूल्यांकन भी कराया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मुस्लिम बच्चों को गुणवत्ता और आधुनिक शिक्षा के लिए अनुदान दिया जाता है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि मदरसों पर अरबों रुपए खर्च होने के एवज में बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में कितना असर पड़ रहा है। साल 2013 में तत्कालीन सपा सरकार में भी 118 मदरसे फर्जी मिले थे। इनमें सबसे ज्यादा 34 फर्जी मदरसे मेरठ में, 17 गोंडा में और 13 बलरामपुर में पकड़े गए। कई सारी अनियमितताएं हर जगह हैं, उन के बारे में हम देख विचार कर रहे हैं और विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। विभाग जब अपनी कार्रवाई कर लेगा तो आप लोगों को आधिकारिक रूप से बताया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिन का वाराणसी दौरा खत्म करके मिर्जापुर पहुंचे और मिर्जापुर पहुंचने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले विंध्याचल धाम जाकर मां विंध्यवासिनी की विधिवत पूजा अर्चना की और फिर विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर मंडल में विकास योजनाओं और जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की और विंध्य कॉरिडोर के अलावा जल जीवन मिशन के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। तो आज पूरे दिन बनारस में रहे और जब बनारस से लौटे तो मिर्जापुर में रुके और मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर का उन्होंने निरीक्षण किया। मां विंध्यवासिनी के दरबार में पूजा अर्चना। एक दिन के दौरे पर काशी आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा नेपाल के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर नेपाल के पीएम को विदाई दी। उनका स्वागत करने के लिए भी नेपाल के पीएम का स्वागत करने के लिए सीएम योगी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और उन्हें विदाई देने के लिए भी वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। 1 दिवसीय दौरे पर नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए थे, वाराणसी आए थे और ऐसा 2014 के बाद पहली बार हो रहा है। इससे पहले नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने अलग अलग मंदिरों में दर्शन किए। आज के उनके कार्यक्रम की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। इन चारों तस्वीरों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज दिन भर नेपाल के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में क्या कुछ किया। काशी में एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। इसके बाद वो सीधे काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में पहुंच गए दर्शन करने के लिए और फिर बाबा विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की। सीएम योगी उनके साथ मौजूद रहे। फिर पशुपतिनाथ मंदिर में भी पूजा की नेपाल के प्रधानमंत्री।
विधानसभा चुनाव के बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच एक बार फिर से बढ़ती दूरियों के बीच मुलायम सिंह यादव के समधी और चुनाव से पहले सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हरिओम यादव ने अब शिवपाल यादव को सुझाव देते हुए उन्हें भाजपा में शामिल होने का न्योता दे डाला है। हरिओम यादव ने कहा कि शिवपाल यादव को भाजपा में शामिल होकर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ मजबूत करने चाहिए। हरिओम यादव ने कहा कि शिवपाल यादव बड़े नेता हैं और पूरे प्रदेश में उनका सम्मान है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार उनका अपमान कर रही है। ऐसे में शिवपाल यादव को भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। हरिओम यादव ने कहा कि अखिलेश यादव के अलावा सैफई का एक शख्स मिलकर समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर रहा है और सपा अब खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में शिवपाल यादव को अब सपा छोड़ देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी में बहुत अपमान झेल लिया है और सैफई का एक शकुनी और अखिलेश जी मिलकर उनको लगातार अपमान कर रहे हैं और ये दोनों पार्टी को खत्म किए दे रहे हैं। पार्टी समाजवादी पार्टी खत्म होने के कगार पर है। तो हमारा सुझाव है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पसंद किया है, माननीय योगी जी को, मोदी जी को पसंद किया है और मोहर भी लगा दी है 22 के चुनाव में। तो हम चाहते हैं जब जनता पसंद कर रही है तो माननीय शिवपाल सिंह जी को हमारा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, मोदी जी और योगी जी के हाथ मजबूत करें। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तरकाशी के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुखेम रेंज के जंगल में आग लगी हुई है। पिछले एक हफ्ते से जंगल में आग लगी हुई है, लेकिन इसे अभी तक बुझाया नहीं जा सका है। आग लगने से गंगा घाटी में धुआं फैला हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। परेशानी इस बात की है कि वन विभाग के पास अभी भी आग बुझाने के लिए पुख्ता संसाधन नहीं है, जिस वजह से वनकर्मी पेड़ की टहनियों के सहारे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी जिले में करीब 20 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। एक हफ्ता हो गया, लेकिन उत्तरकाशी जिले के जंगलों में आग बुझ नहीं पाई, जिससे आप समझ सकते हैं कि वन विभाग किस रणनीति के तहत काम कर रहा है। अगर यही हाल रहा तो गर्मी जब पीक पर होगी तो जंगल कैसे सुरक्षित रहेंगे। उत्तरकाशी के जंगल में लगी आग तेजी से बढ़ रही है। जंगल में आग ने तांडव मचा दिया है। सेम मुखेम रेंज के जंगल में पिछले एक हफ्ते से आग ने तांडव मचा रखा है। आग के तांडव को इन दो तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर दिन के समय की है। देखिए जंगल के कितने बड़े हिस्से में आग लगी हुई है। आग से निकलने वाले धुएं ने इस पूरे इलाके को मानो अपने आगोश में ले लिया है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। उधर दूसरी तस्वीर में भी रात के समय आग की उठती लपटें देख सकते हैं। ये नजारा और भी डरावना है। एक तरफ जंगल जल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जंगल में रहने वाले वन्य जीव आग की भेंट चढ़ रहे हैं। एक हफ्ते से लगी आग से पूरे जिले में धुआं ही धुआं फैला हुआ है। शुक्रवार की दोपहर से लेकर देर शाम तक जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के निकट कुटेठी तिलोत का जंगल धू धू कर जलता रहा। लेकिन आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय में भी जंगलों की आग से धुआं ही धुआं फैल गया है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट। उधर बड़कोट के जंगलों में भी आग लगी हुई है। यमुना घाटी के अपर यमुना वन प्रभाग के जंगलों में आग लगी हुई है। घाटी के राड़ी क्षेत्र में जंगल की आग से चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। रवाई रेंज के राड़ी घाटी में जंगल की आग की भेंट चढ़ रही है। गर्मी बढ़ने के साथ जंगल आग में झुलस रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी अभी भी पेड़ की टहनियों के सहारे आग बुझाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्मोड़ा के रवि ने जो मशीन बनाई है वो आग बुझाने में वन विभाग के लिए कारगर साबित हो सकती है। रवि ने मशीन अपने खर्च से बनाई है। रवि का कहना है कि इस मशीन का वजन महज 4 किलो है, जिसे बड़ी आसानी से कैरी किया जा सकता है। इसमें आग बुझाने के लिए पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले उधम सिंह नगर पहुंचे सौरभ बहुगुणा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने अपनी विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में चीनी मिल पहुंचे। सौरभ बहुगुणा ने सबसे पहले सितारगंज चीनी मिल का
निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने चीनी मिल के अधिकारियों से मिलकर चीनी मिल को सही तरीके से चलाने को लेकर बात की। अधिकारी को दी है और टोटल में हमारे यहाँ 396 करोड़ का, और सिर्फ सितारगंज चीनी मिल की बात करें तो सिर्फ 42 करोड़ रुपये का भुगतान बचा हुआ है, जो मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं सारे अधिकारियों को। जितनी भी चीनी मिलें, मैं सिर्फ सितारगंज की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी प्रदेश की चीनी मिलों की बात कर रहा हूँ कि बहुत जल्द मैंने 40 से 45 दिन का हमने उनको टारगेट दिया है कि आप सारी भुगतान को पूरा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी अपनी विधानसभा कोटद्वार के दौरे पर हैं। इस दौरान ऋतु खंडूरी कर्णवास भी पहुंची। ऋतु खंडूरी ने कहा कि कर्णवाश्रम का इतिहास काफी पुराना है, इसलिए उनकी कोशिश होगी कि इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मानचित्र पर स्थापित किया जाए। बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन किन्हीं कारणों से इस टूरिस्ट स्पॉट को हम डेवलप नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी की भी जो स्वच्छ आइकॉनिक लिस्ट है उसमें भी ये शायद नंबर 30 पर है, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए। तो इस वक्त मैं आई थी देखने के लिए कि कर्णाश्रम की क्या स्थिति है और इसको हम मानचित्र पर, भारत के मानचित्र पर किस तरह ला सकते हैं। समिति के साथ मेरी अभी चर्चा हुई और जल्द ही हम लोग इस पर काम करेंगे। मसूरी मॉल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मॉल रोड पर्यटन के लिहाज से काफी अहम है, इसलिए इसके सौंदर्यीकरण पर काम किया जा रहा है। मॉल रोड पर रेलिंग, स्ट्रीट लाइट्स के साथ ही दूसरे काम भी किए जाने हैं। बनाकर तो 1 सप्ताह के भीतर या 2 सप्ताह के भीतर हम कार्य शुरू करने वाले हैं और मसूरी की भव्यता को देखते हुए बहुत ही खूबसूरत ढंग से मसूरी को सजाया जाएगा और इसका देखरेख टोटल MDDA के। टिहरी में सुरकुट पर्वत पर स्थित सिद्धपीठ सुरकंडा देवी में भक्तों के लिए अच्छी खबर है। मंदिर के लिए अब जल्दी रोपवे शुरू होने जा रहा है। इंजीनियर्स ने रोपवे का तकनीकी तौर पर निरीक्षण किया है। रोपवे को सभी मानकों पर खरा पाया गया है। अब प्रशासन की हरी झंडी मिलते ही रोपवे शुरू कर दिया जाएगा। इसके शुरू होने पर भक्त कद्दूखाल से 5 मिनट के सफर में मंदिर पहुंच सकेंगे, जबकि अभी श्रद्धालुओं को 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। सुरकंडा रोपवे का जो काम चल रहा था 2015 से काम चल रहा है और इसका लोगों को भी काफ़ी इंतजार था, तो ये इसका काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और जो यहाँ पे आने वाले पर्यटक हैं और या जो यहाँ की आम जनता है उनको इसकी सुविधा का लाभ